नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में कल उपचुनाव के लिए 9 सीटों पर मतदान होना है और इन 9 सीटों पर मतदान से पहले उत्तर प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार का दौर जारी है। और ऐसे में देखा जा रहा है एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जो ये लड़ाई है काफी ज्यादा दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। 9 सीटों में से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपनी जीत का ऐलान पहले ही कर चुकी है। जी हाँ, अखिलेश यादव सपा की 5 बिताऊ सीटों पर अपनी पार्टी की जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अन्य 4 सीटों पर भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपनी जीत का दावा ठोक रही है। तो अगर बात कर लें यहाँ पर एनडीए गठबंधन की, जिसके तहत 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और 1 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने आरएलडी को दी है, यानी जयंत चौधरी को दी है। और 9 सीटों पर किस तरह के समीकरण बनेंगे और किसका परिणाम भारी रहने वाला है, ये कुछ सवाल ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त हलचल मचाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखा जा रहा है जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आई और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी जीत का परचम लहरा दिया और 37 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद अखिलेश यादव और उनकी पार्टी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट होती हुई नजर आई और कॉन्फिडेंस के चलते ही अब समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं उसमें मुकाबला बेहद टक्कर का दिखाई दे रहा है, जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन के तहत भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी चुनावी मैदान में है एनडीए गठबंधन की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस का बाहरी समर्थन समाजवादी पार्टी को इंडिया गठबंधन के तहत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं साथ ही बात कर लें असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम की, तो एआईएमआईएम भी 9 की 9 सीटों पर विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी उतारती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अब अगर यहाँ पर बात कर ली जाए आजाद और मायावती की, तो चंद्रशेखर आजाद रावण की आजाद समाज पार्टी भी सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और मायावती भी उपचुनाव में दूसरी बार अपनी किस्मत आजमाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मायावती को लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में करारा झटका लगता हुआ नजर आया। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, जिसके चलते मायावती कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद विपक्षी दलों द्वारा घेरी जाती रही हैं। और अब ऐसे में चंद्रशेखर आजाद, जो कि मायावती के मजबूत कॉम्पिटिटर के तौर पर देखे जा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उपचुनाव में सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारते हुए नजर आए। साथ ही जब प्रचार प्रसार चल रहा था तब भी कहीं ना कहीं सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों के लिए चुनावी मैदान में जाकर ताल ठोकने का काम चंद्रशेखर आजाद रावण भी करते हुए नजर आए। आकाश आनंद की वापसी से मायावती की पार्टी थोड़ी बहुत मजबूत जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन जमीनी स्तर की अगर बात करें तो जमीनी स्तर पर मायावती की बहुजन समाज पार्टी कुछ खासा प्रभाव नहीं दिखा पाई, जिसके चलते कहीं ना कहीं आजाद और मायावती की इस लड़ाई में आजाद का पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है। और अब ऐसे में कहीं ना कहीं इस उपचुनाव को, इन 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव को आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके चलते अब कहीं ना कहीं इस उपचुनाव के परिणाम ही ये तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 में कौन सी पार्टी मजबूती से ताल ठोकती हुई नजर आएगी। अगर मायावती को इस उपचुनाव में बड़ा झटका लोकसभा चुनाव की तरह लगता है तो कहीं ना कहीं मायावती का सियासी भविष्य और बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़ती हुई नजर आ सकती है। वहीं आकाश आनंद की वापसी, कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आकाश आनंद की वापसी से युवाओं को साधने की क्षमता मायावती की बहुजन समाज पार्टी को मिलती हुई नजर आएगी। आकाश आनंद युवाओं के बहुचर्चित नेता माने जाते हैं और युवाओं को साधने का प्रयास जिस तरीके से करते हुए नजर आए, उससे कहीं ना कहीं युवा वर्ग का झुकाव मायावती के पार्टी पर देखा जा सकता है। लेकिन अगर वहीं बात कर लें यहाँ पर
अन्य राजनीतिक दलों की या छोटे राजनीतिक दलों की जो कि क्षेत्रीय राजनीति पर निर्भर है, वो भी कहीं ना कहीं मायावती आजाद की तरह ही उपचुनाव में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह के समीकरण उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर बन रहे हैं, उससे ये कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधे तौर पर मुकाबला देखा जा रहा है। दरअसल इंडिया और एनडीए गठबंधन के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय दलों की लड़ाई तो ये है ही, लेकिन अब कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा हो रही है तो वो इंडिया और एनडीए गठबंधन के दलों की हो रही है। जी हाँ, एनडीए गठबंधन के तहत संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल और ओपी राजभर की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने इस उपचुनाव में एक भी सीट नहीं दी, जिसके चलते इन तीनों ही दलों की बगावत देखने को भी मिली। अब ऐसे में जयंत चौधरी को जो मीरापुर की विधानसभा सीट दी है, जो कि मुजफ्फरनगर के अंदर आती है, उस पर क्या जयंत चौधरी अपनी मजबूत पकड़ का परिणाम यहाँ पर सामने रख पाएंगे? क्या जयंत चौधरी को मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर यहाँ पर प्रचंड बहुमत मिलता हुआ नजर आएगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगने के बाद कहीं ना कहीं अपने सहयोगी दलों में से महज जयंत चौधरी पर भरोसा जताते हुए उनको मीरापुर की विधानसभा सीट सौंपी। और ऐसे में अब जिस तरह का मुकाबला देखा जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सियासी भविष्य भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में दांव पर लगता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अब एक उपचुनाव के परिणाम ही ये डिसाइड करेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में भारतीय जनता पार्टी का कितना वर्चस्व रहने वाला है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता और वर्चस्व कम होता हुआ नजर आया, लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को यहाँ प्रभारी बनाए जाने के बाद अब उन्होंने जो प्रचार प्रसार किया, उसके अंदर जो जनसैलाब उमड़ कर आया, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर जो उत्साह देखा गया, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव की हार का खामियाजा कहीं ना कहीं जो भुगतना पड़ा है, उसका बदला अब भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में पूरा करती हुई नजर आएगी। योगी आदित्यनाथ जिस तरह से बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ जनता को साधने का प्रयास करते हुए नजर आए, एकजुट रहने का संदेश देते हुए नजर आए, तो अब स्थिति काफी ज्यादा दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में उपचुनाव में जो समीकरण बनने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले साबित हो सकते हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि अन्य राजनीतिक पार्टियों के लिए भी। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर उत्तर प्रदेश में अपनी जीत का परचम लहराया, लेकिन अखिलेश यादव 5 से 7 सीटों को जीतने का दावा करते हुए नजर आए, तो उसी हिसाब से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी अब अखिलेश यादव की तरह ही अपनी जो बातें हैं या दावे हैं, उनका लोहा मनवाने के लिए अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है। लेकिन कल यानी बुधवार को जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा, जनता जिस तरह से वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचेगी, जिस तरह से जनसैलाब उमड़ेगा, उसके आधार पर यह तय होगा कि उत्तर प्रदेश में इन 9 विधानसभा सीटों पर कौन सी पार्टी अपनी पकड़ को मजबूत करती हुई नजर आई है, कौन सी पार्टी अपनी जीत की तरफ चुनावी रथ लेकर बढ़ती हुई नजर आई है। तो ये तमाम वो सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में विधानसभा उपचुनाव से पहले उठते हुए नजर आ रहे हैं। अब कल मतदान होने के बाद लगभग रुझानों के आधार पर यह तय किया जा सकेगा कि इन 9 विधानसभा सीटों पर किस तरह के समीकरण बन सकते हैं, और जो फाइनल जो रिजल्ट है वो 23 नवंबर को घोषित होगा। यानी कि इन 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनावी महामुकाबले या महादंगल का परिणाम 23 नवंबर को सबके सामने आएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर किस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियां, इंडिया एनडीए गठबंधन के दल तैयारियां करते हुए नजर आते हैं, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।